प्रिय प्रतियोगी, मैत्री इंस्टीट्यूट की सामान्य अध्ययन की श्रृंखला में आपका स्वागत है। भारतीय राज्य व्यवस्था और संविधान की कक्षा में आज आप मेरे सामने हैं। आज अध्याय 6 मूल अधिकार की बात हम लोग कर रहे हैं और मूल अधिकार में आज 9वें दिन की क्लास है। क्लास 9th है और क्लास 9th में हम लोग अनुच्छेद 16 के कुछ और बिंदु हैं, कुछ और तथ्य हैं, उन्हें जानेंगे। पिछली कक्षा में यानी 8वीं कक्षा में, कक्षा नंबर 8 भाग 8 में हम लोगों ने अनुच्छेद 16 पढ़ा है। अनुच्छेद 16(1), 16(2), 16(3), 16(4) और 16(5). आज इस अनुच्छेद में आरक्षण को लेकर के जो तमाम सूचनाएं हैं, तमाम जो तथ्य हैं जिनसे एक प्रतियोगी को परिचित होना बड़ा जरूरी है, तो हम लोग उन्हीं तथ्यों की बात करेंगे जिन तथ्यों को 16 के साथ हमें समझ लेना चाहिए। तो इन्हीं बिंदुओं को समझने के लिए आज ये भाग 9 अनुच्छेद 16 से संबंधित तथ्य, ये आपका टॉपिक है। और इस टॉपिक में हम लोग बात शुरू करेंगे अनुच्छेद 16(4). थोड़ा सा अनुच्छेद 16(4) याद करें। 16(4) में पिछड़े वर्ग की बात की गई है कि राज्य की राय में पिछड़ा वर्ग हो, यानी राज्य ये जान ले, राज्य को समझ में आ जाए, सरकार को, कि पिछड़ा वर्ग है। और दूसरी शर्त थी कि पिछड़ा वर्ग की राज्य के सेवाओं में, नौकरियों में प्रतिनिधित्व पर्याप्त नहीं है। ये दो बात राज्य को अगर समझ में आ गई है तो राज्य ऐसे पिछड़े वर्ग के किसी भाग को, किसी समूह को, या पिछड़े संपूर्ण जितने भी ऐसे समूह मिलेंगे, सबको वो आरक्षण दे सकता है। तो हम लोग टॉपिक जिसकी बात करने वाले हैं वो ये कि 16(4) में जो पिछड़े वर्ग की बात की गई है, वो पिछड़ा वर्ग कौन है, इसकी बात हम लोग करेंगे। तो अनुच्छेद 16(4) में की शर्तों के अनुसार पहला बिंदु पर हम लोग बात करते हैं। अनुच्छेद 16(4) की शर्तों के अनुसार क्या शर्त थी? शर्तों के अनुसार राज्य को पिछड़े वर्ग का पता लगाना है। क्या करना है? राज्य को, सरकार को पिछड़े वर्ग का पता लगाना है। तो इसके अनुसार पिछड़े वर्ग का पता लगाने के लिए, पिछड़े वर्ग का पता लगाने के लिए ध्यान रहे कि पिछड़े वर्ग का पता लगाने के लिए 1953 ईस्वी में
सरकार ने पहला पिछड़ा वर्ग आयोग गठित किया। तो राज्य को पता लगाना था कि पिछड़ा वर्ग कहां है, कौन है। तो इसके लिए 1953 में सरकार ने एक पिछड़े वर्ग आयोग का गठन किया, जिसका नाम है प्रथम पिछड़ा वर्ग आयोग। पहला पिछड़ा वर्ग आयोग 1953 में गठित हुआ। अध्यक्ष इसके थे काका कालेलकर। तो काका कालेलकर की अध्यक्षता में प्रथम पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन किया गया। लेकिन आयोग ने जो रिपोर्ट दी, आयोग ने जो अनुशंसाएं की, राष्ट्रपति ने उस अनुशंसा को अस्वीकार कर दिया, खारिज कर दिया। तो हम लोग इस बात को यही नोट करके खत्म कर दें कि आयोग की अनुशंसा को राष्ट्रपति ने, मतलब सरकार ने अस्वीकार कर दिया। इस तरह से प्रथम पिछड़ा वर्ग आयोग जो 1953 में गठित हुआ था, काका कालेलकर की अध्यक्षता में, उस आयोग की रिपोर्ट खत्म हो गई, माना नहीं गया। इस तरह से पहले पिछड़े वर्ग आयोग की बात खत्म हो जाती। इसके बाद 1979 में जनता पार्टी की सरकार आई। तो जनता पार्टी की सरकार ने 1979 में दूसरे पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन किया, सेकेंड बैकवर्ड कमीशन। उसके अध्यक्ष थे बीपी मंडल, और इन्हीं के नाम पर इस आयोग का नाम मंडल आयोग जाना जाता है। तो अगले बिंदु में जनता पार्टी की सरकार ने, जनता पार्टी की सरकार ने 1979 में द्वितीय पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन किया। तो दूसरे पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन हुआ 1979 में। उस समय जनता पार्टी की सरकार थी, उसने दूसरे आयोग का गठन किया। अगले पृष्ठ पर चलते हैं। अध्यक्ष दूसरे आयोग के अध्यक्ष कौन थे? वीपी मंडल इसके अध्यक्ष थे। तो वीपी मंडल की अध्यक्षता में दूसरे पिछड़े वर्ग आयोग का गठन किया गया।
आयोग का कार्य, आयोग का कार्य क्या था? आयोग का कार्य यह था शैक्षणिक, सामाजिक व शैक्षणिक दृष्टि से पिछड़े वर्ग की पहचान करना। सामाजिक व शैक्षणिक दृष्टि से, शैक्षणिक दृष्टि से पिछड़े वर्ग की पहचान करना। क्या करना? पिछड़े वर्ग की पहचान करना। यह आयोग का कार्य था। पिछड़े वर्ग की पहचान करना इसका कार्य। आयोग को जो कार्य सौंपा गया, आयोग ने 1980 में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की। रिपोर्ट 1980 में प्रस्तुत, आयोग ने अपनी रिपोर्ट कब प्रस्तुत की? 1980 में प्रस्तुत की। और जो अनुशंसा थी वो ये कि जाति को पिछड़े वर्ग का आधार माना गया। जाति को पिछड़े वर्ग का आधार माना। पिछड़े वर्ग को, और क्या अनुशंसा की? पिछड़े वर्ग को शिक्षा व रोजगार में, शिक्षा व रोजगार में 27% आरक्षण देने की सिफारिश। तो ये बातें मंडल आयोग ने, वीपी मंडल की अध्यक्षता में दूसरे पिछड़ा वर्ग आयोग ने ये अनुशंसाएं की कि जाति को पिछड़े वर्ग का आधार माना गया। दूसरा चीज था पिछड़े वर्ग को शिक्षा और रोजगार में 27% आरक्षण देने की अनुशंसा की गई। सीटों को आरक्षित रखने की बात की गई। और 1991 में या 90 में कहें, 1990 में अगला काम क्या हुआ? 1990 में वीपी सिंह की सरकार ने, वीपी सिंह की सरकार ने दूसरे पिछड़ा वर्ग आयोग, दूसरे पिछड़ा वर्ग आयोग की सिफारिशें लागू कर दी, की सिफारिशें लागू कर दिया। तो देखा, इस तरह से पिछड़े वर्ग को 27% आरक्षण दिया गया। यानी कि ओबीसी को 27%
आरक्षण दिया गया। तो इस प्रकार वीपी सिंह की सरकार ने 1990 में पिछड़े वर्ग को 27% आरक्षण दे दिया, जैसा कि दूसरे पिछड़े वर्ग आयोग ने अपनी सिफारिशों में दिया था। इस प्रकार आपने देखा कि कैसे अनुच्छेद 16(4) का पालन हुआ और 16(4) के कुछ तथ्य आपने देखा। हालांकि 1991 में आगे थोड़ा बढ़ते हैं। 1991 में पीवी नरसिंह राव की सरकार ने अनारक्षित वर्ग से, यानी कि सामान्य वर्ग को शिक्षा और नौकरियों में 10% आरक्षण देने की व्यवस्था की। तो 1991 में सरकार ने आर्थिक रूप से पिछड़े वर्गों को, यानी इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन EWS, तो या इकोनॉमिकली बैकवर्ड क्लास या इकोनॉमिकली बैकवर्ड क्लास को 10% आरक्षण, 10% आरक्षण की व्यवस्था की। यह बात हुआ 1991 में, लेकिन इस प्रयास को सर्वोच्च न्यायालय ने अमान्य घोषित कर दिया। परंतु यह आरक्षण सर्वोच्च न्यायालय ने अमान्य घोषित कर दिया, अमान्य घोषित कर दिया। इस प्रकार ऐसा आरक्षण देने की जो व्यवस्था बनाने का प्रयास किया गया था, वो प्रयास खत्म हो गया, सफल नहीं हुआ। ये बात हुई 1992 में। सुप्रीम कोर्ट के पास एक केस आया जिसे इंदिरा साहनी बनाम भारत संघ का केस कहते हैं। इस मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने आरक्षण की ऊपरी सीमा निर्धारित की। सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि आरक्षण 50% से अधिक नहीं हो सकता, यानी आरक्षण के लिए एक सीलिंग, एक ऊपरी सीमा लगा दी। तो इस बात को 2 लाइन हम लोग नोट करेंगे, क्योंकि सर्वोच्च न्यायालय का यह निर्णय बहुत ही महत्वपूर्ण था। यद्यपि अब कहानी बदल चुकी है, इसलिए इस पर ज्यादा चर्चा न करके आगे बढ़ेंगे। हम लोग चर्चा करेंगे लेकिन थोड़ा नोट कर लेंगे। तो आइए बात करते हैं
इंदिरा साहनी बनाम भारत संघ 1992। ये 1992 का मामला है। इस मामले में मंडल केस में आरक्षण के मुद्दे पर मामले में मंडल केस के आरक्षण के मुद्दे पर सर्वोच्च न्यायालय ने अपना मत दिया। उच्चतम न्यायालय ने फैसला दिया। उच्चतम न्यायालय ने फैसला दिया तो इंदिरा साहनी बनाम भारत संघ 1992 के केस में जो बीपी मंडल या मंडल आयोग या मंडल केस का जो आरक्षण था 27% ओबीसी को आरक्षण, उस पर इस मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने विचार किया और विचार के बाद अपना निर्णय सुनाया। उस निर्णय के महत्वपूर्ण बिंदु आपके समक्ष हैं। पहला बिंदु कि आरक्षण की व्यवस्था समानता की विरोधी नहीं है। पहला बिंदु क्या है? आरक्षण की व्यवस्था समानता की विरोधी नहीं। यानी इसमें एक प्रश्न रखा गया था कि जब आरक्षण दिया जाएगा किसी वर्ग को तो फिर समानता का जो बात है वो खारिज हो जाता है। यद्यपि आपने 15 और 16 में सारी बातें पढ़ी हैं, सर्वोच्च न्यायालय के निर्णयों को भी आपने पढ़ा है और उसमें कोर्ट ने यह स्पष्ट किया है कि आरक्षण से समानता का जो अधिकार है अनुच्छेद 14 से लेकर 18 वह बाधित नहीं होता, जो हमें संविधान ने दिया। तो पहली बात यह है कि आरक्षण की व्यवस्था समानता की विरोधी नहीं है। दूसरा, आरक्षण का आधार जाति को बनाया जा सकता है। क्या चीज? आरक्षण का आधार जाति को बनाया जा सकता है। यानी इसमें कोई दिक्कत नहीं है। जाति को आप आरक्षण का आधार बना सकते हैं और इसलिए जो अदर बैकवर्ड क्लासेज है उसमें जातियों को पिछड़ेपन के आधार पर और नौकरियों में पर्याप्त प्रतिनिधित्व न होने के आधार पर सम्मिलित किया गया। तो दो बातें हम लोगों ने देखी। तीसरी बात, क्रीमी लेयर। यहां पर एक चीज किया गया कि क्रीमी लेयर की बात की गई। कौन सी बात की गई? क्रीमी लेयर को आरक्षण से बाहर रखा जाएगा। क्रीमी लेयर, यहां यह ध्यान रखना है कि क्रीमी लेयर क्या है। क्रीमी लेयर क्या है?
समाज के साधन संपन्न लोग, ये हैं क्रीमी लेयर। कौन है क्रीमी लेयर? समाज के साधन संपन्न लोग जिन्हें रिजर्वेशन की आवश्यकता नहीं पड़नी चाहिए। तो एक वर्ग हुआ कि अगर वो क्रीमी लेयर है तो समाज के साधन संपन्न वर्ग हैं तो उन्हें आरक्षण से बाहर रखा जाएगा। आरक्षण की अधिकतम सीमा, इस केस में जो एक महत्वपूर्ण कार्य किया गया वो ये कि आरक्षण की अधिकतम सीमा 50% होगी। अधिकतम सीमा 50% होगी, यानी 50% से अधिक आरक्षण नहीं दिया जाएगा। इंदिरा साहनी बनाम भारत संघ के मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने यह निर्णय दिया। तो ये महत्वपूर्ण बातें रही जो हमारे लिए जानना आवश्यक थी कि आरक्षण के मामले में क्रीमी लेयर को बाहर करना, क्रीमी लेयर को बाहर करने के साथ साथ आरक्षण की अधिकतम सीमा निर्धारित करना, ये सारे बिंदु आपने देखा। इस प्रकार ये आरक्षण की व्यवस्था थी। आरक्षण की एक और व्यवस्था की गई, वो है पदोन्नति में आरक्षण। तो एक और टॉपिक आरक्षण पर ही, पदोन्नति में आरक्षण, एक हेडिंग हमारा होगा अगला, पदोन्नति में आरक्षण। यानी आरक्षण, रिजर्वेशन इन प्रोमोशन, नौकरियों में प्रोमोशन में आरक्षण की बात की गई। प्रोमोशन में आरक्षण, ये हम लोग बात करेंगे 77वें संविधान संशोधन अधिनियम 1995। इस अधिनियम में एक नया क्लॉज जोड़ा गया 16 क, 16(4) में क जोड़ा गया और 16(4) में क में जोड़कर ये अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए पदोन्नति में आरक्षण की व्यवस्था की गई। तो हम लोग बात करेंगे कि पदोन्नति में आरक्षण का पहला बिंदु 77वें संविधान संशोधन अधिनियम 1995। 77वें संविधान संशोधन अधिनियम 1995 इस समय की बात है। इसके द्वारा अनुच्छेद 16(4) को जोड़कर अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति के, यानी अनुसूचित जाति
जिसको एससी तथा अनुसूचित जनजाति एसटी को पदोन्नति में आरक्षण की व्यवस्था की गई। तो एक बात हम लोगों ने देखा कि शिक्षा और रोजगार में आरक्षण की व्यवस्था की गई। अनुच्छेद 16(4), 16(3), 16(4) और 16(4) को 77वें संविधान संशोधन अधिनियम 1995 के द्वारा अनुच्छेद 16(4) को जोड़कर अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवारों के लिए, लोगों के लिए पदोन्नति में आरक्षण की व्यवस्था की गई। पुनः इसे 85वें संविधान संशोधन अधिनियम 2001 द्वारा परिणामी ज्येष्ठता की व्यवस्था लागू की गई। तो चलिए एक और बात करते हैं। वो है 85वें संविधान संशोधन अधिनियम। 85वें संविधान संशोधन अधिनियम 2001 द्वारा क्या किया गया? अनुसूचित जाति और अनुसूचित जाति के लिए आरक्षण के नियम के तहत के द्वारा क्या किया गया? अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति के आरक्षण, मान लीजिए इनका जो आरक्षण व्यवस्था किया गया, इसके नियम के तहत आरक्षण के नियम के तहत क्या किया गया? तो परिणामी ज्येष्ठता की व्यवस्था लागू की गई। के तहत परिणामी ज्येष्ठता की व्यवस्था लागू की गई। तो आपने देखा कि पदोन्नति में आरक्षण की व्यवस्था 77वें संविधान संशोधन अधिनियम 1995 और पदोन्नति में परिणामी ज्येष्ठता की व्यवस्था 85वां संविधान संशोधन अधिनियम 2001। इस तरह से परिणामी ज्येष्ठता की व्यवस्था की गई। परिणामी ज्येष्ठता क्या है? मान लीजिए पदोन्नति में आरक्षण की व्यवस्था के कारण अगर कोई व्यक्ति यानी कर्मचारी सेवा में वरिष्ठता प्राप्त कर लेता है तो उसकी वरिष्ठता स्थायी रहेगी। इसे कहते हैं परिणामी ज्येष्ठता। पुनः पदोन्नति में आरक्षण की व्यवस्था के कारण मान लीजिए कोई कर्मचारी
पदोन्नति प्राप्त करता है और पदोन्नति प्राप्त करके वो ज्येष्ठ हो जाता है किसी से, तो उसकी ज्येष्ठता स्थायी होगी। ये है परिणामी ज्येष्ठता की व्यवस्था। तो परिणामी ज्येष्ठता की व्यवस्था 85वें संविधान संशोधन अधिनियम 2001 में लागू की गई। इस तरह से परिणामी ज्येष्ठता के बाद परिणामी ज्येष्ठता को समझ लें कि परिणामी ज्येष्ठता क्या है। चलिए इसको जान लें। परिणामी ज्येष्ठता, इसे यही नोट कर लें। परिणामी ज्येष्ठता क्या है? इसको कहते हैं कंसीक्वेंशियल सीनियरिटी। कंसीक्वेंशियल सीनियरिटी। कंसीक्वेंशियल सीनियरिटी क्या है, ये बात आप यही नोट कर लें। तो ये है पदोन्नति में आरक्षण की व्यवस्था के कारण पदोन्नति में आरक्षण की व्यवस्था के कारण पदोन्नति में आरक्षण की व्यवस्था के कारण क्या होगा? कोई ज्येष्ठता प्राप्त कर लेता है, कोई व्यक्ति सेवा में वरिष्ठता प्राप्त कर लेता है। कारण कोई व्यक्ति वो व्यक्ति कौन है? कर्मचारी है। कर्मचारी सेवा में, चलिए अगले पेज पर चलते हैं। सेवा में वरिष्ठता प्राप्त कर लेता है। सेवा में वरिष्ठता प्राप्त कर लेता है। ठीक है, वरिष्ठता तो प्राप्त कर लेगा, तो उसकी वरिष्ठता जो होगी, उसकी वरिष्ठता स्थायी होगी। इसी व्यवस्था को कहते हैं परिणामी ज्येष्ठता। इसे समझना मुश्किल नहीं है। अगर कोई अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति का कर्मचारी पदोन्नति में आरक्षण प्राप्त करके अपने से सीनियर के बराबर हो जाता है या अपने सीनियर से भी ऊपर चला जाता है, तो उसकी वह ज्येष्ठता स्थायी मानी जाएगी। मतलब वो वहां अब उनसे सीनियर ही होगा, वरिष्ठ ही होगा। इस प्रकार परिणामी ज्येष्ठता की व्यवस्था वर्ष 2001 में की गई। ऐसा करने के पीछे कारण ये बताया गया कि अगर परिणामी ज्येष्ठता को सुरक्षा प्रदान नहीं की जाएगी तो पदोन्नति में आरक्षण अर्थहीन हो जाएगा या पदोन्नति में आरक्षण का कोई अर्थ न रह जाएगा। तो इस प्रकार आपने पदोन्नति में आरक्षण की व्यवस्था देखी। हम लोगों ने कुछ शब्द बीच बीच में प्रयोग किया, उन शब्दों को जान लें। तो जैसे आपने परिणामी व्यवस्था नोट किया, उसी प्रकार
एक शब्द आया था क्रीमी लेयर, तो उसे भी नोट कर लिया जाए। तो आइए बात करते हैं हम लोग क्रीमी लेयर, इसे भी नोट कर लें। क्रीमी लेयर, ये है क्रीमी लेयर। क्रीमी लेयर क्या है? समाज के साधन संपन्न लोगों को ही क्रीमी लेयर कहते हैं। समाज के साधन संपन्न लोग, ऊपर के लोग, बड़े लोग, लोग, क्रीम ऊपर होता है, क्रीम लोगों को ही एक वर्ग में रखेंगे जिसे क्रीमी लेयर कहेंगे। तो लिख लें, पिछड़े वर्गों के वे लोग जो पिछड़े वर्गों के वे लोग जो कैसे हैं? अत्यधिक संपन्न हैं, जो अत्यधिक संपन्न हैं, कैसे हैं भाई? अत्यधिक संपन्न हैं। न्यायालय ने उन्हें क्रीमी लेयर कहा है। बात खत्म। क्रीमी लेयर क्या है? ऐसे लोगों को क्रीमी लेयर कहा है जो समाज में अत्यधिक संपन्न हैं और इनको आरक्षण का लाभ नहीं दिया जाएगा, और इनको आरक्षण का लाभ नहीं दिया जाएगा। लगे हाथ हम लोग ये भी जान लें कि अन्य पिछड़ा वर्ग में क्रीमी लेयर की सीमा क्या है। इसके लिए आर्थिक सीमा निर्धारित की गई है। सितंबर 2017 सितंबर 2017 में क्रीमी लेयर की जो सीमा है, क्रीमी लेयर के मानदंड को 6 लाख से बढ़ाकर 8 लाख रुपए कर दिया गया। यानी कि 8 लाख रुपए वार्षिक अगर आय है तो ऐसा व्यक्ति क्रीमी लेयर में होगा और उसे आरक्षण का लाभ अन्य पिछड़ा वर्ग में नहीं दिया जाएगा। ये हुआ क्रीमी लेयर। एक और शब्द इस बीच आया है, नया आरक्षण और महत्वपूर्ण है आपके लिए। तो अब हम लोग नए आरक्षण को जान लें। इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन, EWS, यानी कि आर्थिक रूप से पिछड़े वर्गों को अनारक्षित वर्ग में से, सामान्य जिसको कह देते हैं, सामान्य वर्ग में से ऐसे लोग जो आर्थिक रूप से कमजोर हैं, ऐसे लोगों को भी आरक्षण दिया गया है। अब हम उसकी बात करेंगे। तो हेडिंग होगा अगले
अगले पृष्ठ से कि आर्थिक रूप से पिछड़े या आर्थिक आधार पर सामान्य वर्ग हेतु %10 आरक्षण की व्यवस्था। यानी ये जो टॉपिक है इसे जान लें कि अनारक्षित वर्ग में से, सामान्य वर्ग में से आर्थिक रूप से पिछड़े लोगों को 10% आरक्षण देने की व्यवस्था की गई वर्ष 2019 में। तो बात करेंगे हम लोग 103वें संविधान संशोधन अधिनियम 2019 में यह व्यवस्था की गई। तो हम लोग पहला बिंदु इसमें जानेंगे 103वें संविधान संशोधन अधिनियम 2019 द्वारा क्या किया गया? इसके द्वारा आर्थिक रूप से कमजोर, आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों को, सामान्य वर्ग को शिक्षा व रोजगार में, शिक्षा और रोजगार में 10% आरक्षण का प्रावधान किया गया, तो इस तरह से 103वें संविधान संशोधन अधिनियम 2019 आप ध्यान रखेंगे। 103वें संविधान संशोधन अधिनियम 2019 के द्वारा सामान्य वर्ग से, अनारक्षित वर्ग से आर्थिक रूप से पिछड़े लोगों के लिए 10% आरक्षण का प्रावधान किया गया। इस प्रकार 10% आरक्षण देने की व्यवस्था की गई और इसके लिए संविधान के अनुच्छेद 15 और 16 दोनों अनुच्छेदों में संशोधन करके कुछ खंड जोड़े गए। तो हमें बस ये बात समझ लेनी है, इसके लिए अनुच्छेद 15 व अनुच्छेद 16 में संशोधन करके
संशोधन करके कुछ खंड क्लॉज जोड़े गए। कौन कौन खंड जोड़े गए? पहला, अनुच्छेद 15(6)(a), अनुच्छेद 15(6)(a। दूसरा, अनुच्छेद 15(6)(b), अनुच्छेद 15(6)(b। और तीसरा, अनुच्छेद 16(6), अनुच्छेद 16(6), ये 3 अनुच्छेद जोड़कर यह व्यवस्था बनाई गई कि आर्थिक रूप से पिछड़े वर्गों के लिए सामान्य वर्ग में 10% के आरक्षण की व्यवस्था हो जाए। तो इस प्रावधान को करने के लिए अनुच्छेद 15(6)(a), 15(6)(b और 16(6) करके ये 3 अनुच्छेद नए जोड़े गए और इसके माध्यम से 10% आरक्षण की व्यवस्था हुई, या आरक्षण का प्रावधान हुआ। तो इस प्रकार आप इन अनुच्छेद को ध्यान रखेंगे कि ये अनुच्छेद 15(16) में संशोधनों के पश्चात संविधान में नए जोड़े गए, जिससे 10% आरक्षण का प्रावधान लागू हो सका। यहां एक बात और ध्यान देने वाली है कि ये जो 10% आरक्षण है, यानी 10% आरक्षण की व्यवस्था अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, के संपूर्ण आरक्षण 49.5% से अलग है। मतलब जो अनुसूचित जाति को दिया गया आरक्षण है, अनुसूचित जनजाति को दिया गया जो आरक्षण है, और अन्य पिछड़ा वर्ग को जो दिया गया आरक्षण है, इसमें कोई कटौती न करते हुए 49.5% का यह जो आरक्षण है, उससे अलग 10% आरक्षण की व्यवस्था की गई। अर्थात यहां एक बात समझ लेना है कि संपूर्ण आरक्षण
लगभग 60% हुआ। 60% अब देय है, जबकि सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि आरक्षण की सीमा 50% से अधिक नहीं होनी चाहिए, और अब आरक्षण की सीमा 60% हो गई। तो सुप्रीम कोर्ट ने भी इस 60% आरक्षण को सहमति प्रदान कर दी, और इस प्रकार संविधान संशोधन 103 जो 60% आरक्षण की व्यवस्था करता है, अब वो लागू हुआ। तो इस प्रकार आज की कक्षा में अनुच्छेद 16 से संबंधित अन्य तथ्यों को देखा गया, रिजर्वेशन से संबंधित तथ्यों को आपने देखा। आइए अब इसको हम लोग जल्दी से रिवाइज करके आज की कक्षा को समाप्त करें। तो आज बात करना था अनुच्छेद 16 से संबंधित तथ्यों पर कि कौन से तथ्य अनुच्छेद 16 से अलग हैं, और उनको बात करते हुए हम लोग आए हैं कि अनुच्छेद 16(4) की शर्त में एक बात कहा गया था। 16(4) में कहा गया था कि राज्य की राय में पिछड़ा वर्ग हो और नौकरियों में उसका प्रतिनिधित्व पर्याप्त न हो तो आरक्षण दिया जा सकता है। ऐसी व्यवस्था अनुच्छेद 16(4) में है। तो उसके आधार पर पिछड़े वर्ग का पता लगाने के लिए 1953 में सरकार ने 1953 में पहला पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन किया। पिछड़े वर्ग का पता लगाने के लिए प्रथम पिछड़े वर्ग आयोग का गठन किया गया, जिसके अध्यक्ष थे काका कालेलकर। कौन अध्यक्ष थे? काका कालेलकर। आयोग ने जो अपनी रिपोर्ट दी, जो अपना रिकमेंडेशन आयोग का था, उसको सरकार ने नहीं माना, राष्ट्रपति ने अस्वीकार कर दिया। इस प्रकार पहले पिछड़े वर्ग आयोग की जो अनुशंसाएं थी वो समाप्त। पुनः 1979 में जनता पार्टी की जब सरकार थी तो 1979 में द्वितीय पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन किया गया। दूसरे पिछड़े वर्ग के आयोग का गठन किया गया, जिसके अध्यक्ष थे बीपी मंडल, और इन्हीं के नाम पर इस आयोग को मंडल आयोग कहते हैं। क्या कहते हैं? मंडल आयोग। मंडल आयोग का कार्य क्या था? सामाजिक और शैक्षणिक दृष्टि से पिछड़े वर्ग का पता लगाना, यानी पिछड़ा वर्ग जो सामाजिक और शैक्षणिक दृष्टि से पिछड़ा हो, उसका पता लगाने का काम इस आयोग को था। आयोग ने 1980 में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की। आयोग ने पिछड़ेपन का आधार जाति को माना कि जाति के आधार पर आप पिछड़ेपन को खोज सकते हैं, तो जाति को माना, और पिछड़े वर्ग को शिक्षा रोजगार में 27% आरक्षण देने की सिफारिश। दूसरे पिछड़े वर्ग आयोग ने, जिसे मंडल आयोग की सिफारिशें कहते हैं, मंडल आयोग की सिफारिशों को 1990 में वीपी सिंह की सरकार ने इन सिफारिशों को लागू कर दिया। इस तरह से ओबीसी को, अदर बैकवर्ड क्लासेस को
27% आरक्षण 1990 में बीपी सिंह की सरकार के द्वारा दिया गया। इसके पश्चात 1991 में पीवी नरसिंह राव की सरकार थी। उस सरकार ने आर्थिक रूप से पिछड़े वर्गों को ईडब्ल्यूएस, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन कह लीजिए या इकोनॉमिकली बैकवर्ड क्लासेस कह लीजिए, इनको 10% आरक्षण देने की व्यवस्था की। परंतु सर्वोच्च न्यायालय ने इस व्यवस्था को अमान्य घोषित कर दिया। इस तरह से 1991 में सामान्य वर्ग में से पिछड़े वर्ग को 10% आरक्षण देने की जो व्यवस्था थी वो सफल न हो पाई। इसके पश्चात 1992 में इंदिरा साहनी बनाम भारत संघ के केस में मंडल आयोग की जो सिफारिशें थी, मंडल आयोग का जो मामला था, क्या मामला था? 27% आरक्षण देने का जो मामला था, उस मुद्दे को सर्वोच्च न्यायालय ने अपने निर्णय में स्पष्ट किया कि आरक्षण की व्यवस्था जो है वो समानता की विरोधी नहीं है। आरक्षण की व्यवस्था को सर्वोच्च न्यायालय ने ठीक माना, सही माना, उचित माना। सर्वोच्च न्यायालय ने कहा क्रीमी लेयर को आरक्षण से बाहर रखा जाएगा। तो क्रीमी लेयर क्या है? इसके लिए आपको यहां अलग से समाज के साधन संपन्न लोगों को, समाज के संपन्न लोगों को, अत्यधिक संपन्न लोगों को क्रीमी लेयर कहते हैं। तो क्रीमी लेयर, कहा कि क्रीमी लेयर की व्यवस्था जो होगी वो ओबीसी रिजर्वेशन में होगी, और ये भी कहा कि आरक्षण की अधिकतम सीमा 50% होगी। इंदिरा साहनी बनाम भारत संघ के मामले में आरक्षण की सीमा, अधिकतम सीमा 50% निर्धारित किया सुप्रीम कोर्ट ने। इसके बाद एक और मसला आया, वो है पदोन्नत में आरक्षण, प्रमोशन में रिजर्वेशन, रिजर्वेशन इन प्रमोशन। पदोन्नत में आरक्षण 77वें संविधान संशोधन अधिनियम 1995 में ये व्यवस्था अनुच्छेद 16(4) का जोड़ करके अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के कर्मचारियों के लिए आरक्षण की व्यवस्था की गई, पदोन्नत में आरक्षण की व्यवस्था की गई 1995। और 85वें संविधान संशोधन अधिनियम 2001 में अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति का जो पदोन्नत में आरक्षण की व्यवस्था थी, उसे और आगे बढ़ाते हुए परिणामी ज्येष्ठता की व्यवस्था लागू की गई। परिणामी ज्येष्ठता की व्यवस्था, कंसीक्वेंशियल सीनियरिटी की व्यवस्था की गई। परिणामी ज्येष्ठता क्या है, हम इसे जान लें। परिणामी ज्येष्ठता का मतलब कि पदोन्नत में आरक्षण की व्यवस्था के कारण अगर कोई व्यक्ति या कर्मचारी पदोन्नति प्राप्त कर लेता है तो उसकी वरिष्ठता जो होगी, उसकी जो सीनियरिटी होगी वो स्थायी होगी, परमानेंट होगी। परिणामी ज्येष्ठता क्या है? परिणामी ज्येष्ठता का मतलब कि अगर कोई कर्मचारी पदोन्नत में आरक्षण के कारण ज्येष्ठता प्राप्त करता है, मान लीजिए अपने सहकर्मियों से आगे निकल ऊपर चला जाता है या अपने ऊपर के वरिष्ठ अधिकारियों से भी आगे चला जाता है, तो उसकी वो वरिष्ठता जो होगी वो अस्थायी होगी, उसे कहीं से भी कम नहीं माना जाएगा। इस प्रकार परिणामी ज्येष्ठता की बात
85वें संविधान संशोधन अधिनियम 2001 में जोड़ा गया। और एक और व्यवस्था जो कहा गया कि क्रीमी लेयर को नहीं आरक्षण दिया जाएगा, तो क्रीमी लेयर पिछड़े वर्ग के वे लोग जो अत्यधिक संपन्न हैं, न्यायालय ने उन्हें क्रीमी लेयर कहा। क्रीमी लेयर कौन है? पिछड़े वर्गों के वे लोग जो अत्यधिक संपन्न हैं, न्यायालय ने उन्हें क्रीमी लेयर कहा। और ये भी हुआ कि क्रीमी लेयर को आरक्षण का लाभ नहीं मिलेगा। क्रीमी लेयर को आरक्षण का लाभ नहीं दिया जाएगा। क्रीमी लेयर पर एक और बात, सितंबर 2017 में क्रीमी लेयर के मानदंड को 6 लाख से बढ़ाकर 8 लाख रुपए कर दिया गया। अर्थात पिछड़े वर्ग के ऐसे व्यक्ति जिनकी आय 8 लाख वार्षिक से अधिक होगी, वे क्रीमी लेयर में होंगे और उन्हें आरक्षण का लाभ प्राप्त नहीं होगा। इस प्रकार क्रीमी लेयर की व्यवस्था करके अन्य पिछड़े वर्ग के शिक्षा और रोजगार में ये नियम जो है जोड़ा गया कि क्रीमी लेयर को आरक्षण का लाभ प्राप्त नहीं होगा। इसके पश्चात एक और आरक्षण की बात आती है, और वो है सामान्य वर्ग के लोगों में से आर्थिक आधार पर कमजोर जो लोग हैं उनको 10% आरक्षण की व्यवस्था। अब इसकी बात हम लोग करेंगे। 10% आरक्षण की व्यवस्था की बात करें। 103वें संविधान संशोधन अधिनियम 2019, 103वां संविधान संशोधन अधिनियम 2019 द्वारा आर्थिक रूप से कमजोर सामान्य वर्ग के आर्थिक रूप से कमजोर सामान्य वर्ग को शिक्षा व रोजगार में 10% आरक्षण देने का प्रावधान किया गया। कब किया गया? 103वें संविधान संशोधन अधिनियम 2019। इसके तहत सामान्य वर्ग में से आर्थिक रूप से कमजोर लोगों को, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन EWS को 10% आरक्षण देने की व्यवस्था की गई। इसके लिए अनुच्छेद 15 और अनुच्छेद 16 में संशोधन किया गया और संशोधन करके नए क्लॉज, नए खंड जोड़े गए। कौन से नए खंड जोड़े गए? अनुच्छेद 15(6)A, अनुच्छेद 15(6)B, अनुच्छेद 16(6), ये 3 अनुच्छेद संविधान में जोड़कर 10% आरक्षण का प्रावधान किया गया। और अंत में एक बात, ये जो 10% आरक्षण की व्यवस्था है वो अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति अन्य पिछड़ा वर्ग का जो आरक्षण 49.5% है उससे अलग है। अर्थात अब संपूर्ण आरक्षण 60% दे हो गया है। अब करीब करीब 60% आरक्षण दिया जा रहा है। तो अनुच्छेद 16 से संबंधित कुछ बातें थी, कुछ तथ्य थे जो आपको जानना था। ये बातें पूरी हुई। आज की कक्षा के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।